नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर के लिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था गैसीय अवस्था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। गैसीय अवस्था के अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी, किस तरीके से हम उसको पढ़ रहे थे। लास्ट हमने की थी वैन डर वाल की गैस समीकरण, जिसके अंदर दाब और आयतन के अंदर हमने संशोधन किया था। और उस वैन डर वाल की समीकरण के आधार पर हमने बात की थी कि वैन डर वाल की जो समीकरण है उसके आधार पर हमने बात की कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स, जिनको वैन डर वाल फैक्टर्स हम कहते हैं, जो कारक हैं, जो स्थिरांक हैं, उसका किस तरीके से मान ज्ञात किया जाता है, उसकी विमाएं किस प्रकार से, उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैन डर वाल की वो समीकरण है क्या। वैन डर वाल की वो समीकरण है P प्लस an² अपॉन v स्क्वायर v माइनस nb इक्वल टू nRT। मतलब यहाँ पर तो दाब के अंदर बढ़ाया गया है और आयतन के अंदर क्या की गई है, कमी की गई है, अपवर्जित आयतन को कम कर दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर दाब के अंदर भी संशोधन किया गया है और आयतन के अंदर भी संशोधन किया गया है। तो जो समीकरण बनती है वो बनती है P प्लस an² अपॉन v स्क्वायर P प्लस an² अपॉन v स्क्वायर और v माइनस nb इज इक्वल टू nRT। मतलब ये तो nRT के बराबर ही है और यहाँ पर हमने दाब और आयतन के अंदर संशोधन किया है, दाब और आयतन के अंदर परिवर्तन किया है। तो ये समीकरण है P प्लस a² vb माइनस RT। तो एक मोल के लिए ये समीकरण रहेगी। अगर n मोलों की संख्या है तो उसको उस तरीके से हम समीकरण के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, कि यहाँ पर दो चार और एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, देखिए एक उदाहरण और है। 48 डिग्री सेल्सियस पर 1.32 डेसीमीटर क्यूब के एक पात्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 1 मोल गैस द्वारा लगाए गए दाब की गणना कीजिए। आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके करनी है सबसे पहले, और उसके बाद वैन डर वाल समीकरण का उपयोग करके करनी है। और वैन डर वाल के जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। जैसा कि हमने बात किया था कि अलग अलग प्रकार की गैसों के लिए वैन डर वाल कांस्टेंट्स जो हैं उनकी वैल्यू अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जो वैन डर वाल कांस्टेंट है वो A बराबर है 3.59 डेसीमीटर 6 एटमॉस्फेयर मोल माइनस 2 और B बराबर है 0.0427 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स के बराबर। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस होती है PV इज इक्वल टू nRT, अथवा P किसके बराबर होगा? nRT अपॉन V के। दिया क्या गया है? दिया गया है n बराबर 1 मोल है, T बराबर 48 प्लस 273 डिग्री, क्योंकि T को हमको केल्विन में लेना है। यहाँ पर हम ताप की कंसेप्ट आता है तो हम उसको केल्विन के अंदर लेंगे। एटमॉस्फेयर केल्विन, एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स मोल वगैरह दे रखा है तो हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में जब चेंज करेंगे और हमको दे रखा है 48 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए सामान्य प्रकार का नियम लगता है, वो होता है प्लस 273 को ऐड करना। तो बराबर 321 केल्विन। V बराबर क्या है? 1.32 डेसीमीटर क्यूब। अब इन इकाइयों में अगर हमारे पास में डेसीमीटर की इकाइयां दे रखी हों, एटमॉस्फेयर की इकाइयां दे रखी हों, मोल की इकाइयां दे रखी हों, केल्विन की इकाइयां दे रखी हों, तो हमें R भी उन्हीं इकाइयों में रखना पड़ेगा। R की वैल्यू इसी वजह से 3-4 इकाइयों के अंदर आपको बताई गई थी। तो R यहाँ पर इन इकाइयों में होता है 0.08206 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सूत्र में सभी मान रख दिए तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1 मोल 0.08206 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स 321 केल्विन। यहाँ पर टेम्परेचर आ गया, T की वैल्यू, और V की वैल्यू कितनी है? 1.32 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19.9 एटमॉस्फेयर यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, अगर हम बात करें वैन डर वाल गैस के आधार पर इसको हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, तो सारी की सारी वैल्यूज इसमें रखनी है बस। तो यहां से P क्या आ जाएगा? P बराबर nRT अपॉन V माइनस nP माइनस n² A अपॉन V स्क्वायर। तो P बराबर क्या है? n 1 मोल है, R यहाँ पर 0.08206 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, T यहाँ पर 321 केल्विन है, माइनस में n² यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, A का मान यहाँ पर 3.58 डेसीमीटर 6 एटमॉस्फेयर मोल माइनस 2 दे रखा है,
और v का मान यहाँ पर 1.32 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी v का मान v माइनस एन है तो v माइनस 1 और b का उसके साथ गुना होगा तो 0.0427 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है इतनी, इसकी वैल्यू तो आ गई 20.62 एटमॉस्फेयर और जो ये वाली है इसकी वैल्यू आ गई 2.06, तो लगभग वही वैल्यू है, उसमें पॉइंट का इधर उधर किया गया है। अब इसमें से इस वैल्यू को निकालेंगे तो आ जाएगा P बराबर 18.56। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनमें कोई खास अंतर तो नहीं है, अगर अपने मैथमेटिकल तरीके से देखें तो इनमें कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगभग कितने के बराबर है 20 के और ये लगभग कितने के बराबर है 19 के। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेयर का दोनों में अंतर है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर का बहुत अधिक अंतर कैलकुलेशन के अंदर आ जाता है। इस वजह से हमने यहाँ पर वैन डर वाल प्रकार की समीकरण के बारे में बात की है। तो आप यहाँ से देख ही रहे हैं कि P की वैल्यू कितनी चेंज होती है केवल वैन डर वाल समीकरण का यूज करने से। सामान्य समीकरण के जगह पर वैन डर वाल समीकरण का यूज करने से। नेक्स्ट है आदर्श समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ वैन डर वाल समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। सबसे पहले तो हम इस वैन डर वाल इक्वेशन से आदर्श आचरण से विचलन की व्याख्या कर सकते हैं। वैन डर वाल समीकरण के आधार पर वास्तविक गैसों के आचरण और किन्हीं परिस्थितियों में उनके आदर्श व्यवहार से विचलन को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। वैन डर वाल समीकरण को हल करेंगे तो ये समीकरण आएगी PV माइनस PV प्लस A अपॉन V माइनस AB अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू RT। ये समीकरण वहां से वैन डर वाल इक्वेशन से हमें मिलती है। अब देखिए आगे, अब इसके ऊपर हम अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां लगाते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर परिस्थितियां लगेंगी, उन सभी को लगाकर और इसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास ये समीकरण थी उसमें AB अपॉन V स्क्वायर का मान बहुत कम होता है, तो ऐसे उपेक्षित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम देखिए इस पद को उपेक्षित कर रहे हैं, इसको ये AB अपॉन V स्क्वायर जो है इसका, क्योंकि आयतन में परिवर्तन कुछ इतना खास नहीं है और V स्क्वायर इसके फिर भी नीचे है, तो इस वजह से इस पूरे के पूरे स्टेप को हम यहाँ पे नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो उस कंडीशन में ये समीकरण क्या आ जाएगी, PV माइनस PV प्लस A अपॉन V इज इक्वल टू RT। तो PV माइनस PV प्लस A अपॉन V इज इक्वल टू RT। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PI VI इज इक्वल टू RT। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये वाला RT है और यहाँ पर भी PI VI बराबर RT होती है, तो ये और PI VI दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस स्थिति में वास्तविक गैसों का आचरण आदर्श हो जाएगा। मतलब जब AB अपॉन V स्क्वायर का मान बहुत कम हो जाएगा तो उस स्थिति में वास्तविक गैसों का आचरण अलग हो जाएगा, एक दोनों के समान हो जाएगा। तो इस समीकरण से हम वास्तविक और आदर्श गैसों के आचरण के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले अत्यंत कम दाब पर, सबसे कम प्रेशर पर यदि दाब का मान हम बहुत कम रखें तो आयतन का मान बहुत अधिक हो जाएगा। तो उस स्टेप में पद PV तथा A बटा V के मान बहुत कम हो जाएंगे। तो इसको समझिए थोड़ा, देखिए अगर हम टेम्परेचर जो प्रेशर है उसका मान बहुत कम रखें तो इसका मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, V का मान। ठीक है, तो अब V पैरों में है इसके, V नीचे है मतलब इसका भाग हो रहा है, तो इसका जो मान आएगा पॉइंट्स में आएगा बहुत कम। और दूसरा PB, B का मान तो फिक्स होता है और कम होता है, P का मान हमने और कम कर दिया तो ये भी नेग्लिजिबल हो गया और ये भी नेग्लिजिबल हो गया, दोनों नेग्लिजिबल हो गए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, PV बराबर PI VI। ठीक है, PV बराबर PI VI। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अत्यंत कम दाब पर, हम वही चीज बात कर रहे थे, अत्यंत कम दाब पर समस्त गैसें आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती हैं। तो देखो यहाँ पर हमने इसको सिद्ध कर दिया कि PV बराबर PI VI। उसके बाद में कम दाब पर यदि गैस के दाब को थोड़ा कम किया जाए और थोड़ा भी अधिक हो जाए, मतलब गैस का दाब कम था, अत्यंत कम था, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, तो आयतन का मान और कम हो जाएगा। उस स्थिति में पद PV को तो नगण्य या उपेक्षणीय मान सकते हैं, लेकिन P में जरा सी वृद्धि हुई है तो A बटा V को उपेक्षित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर PV को तो हम हटा देते हैं, PV फिर भी हमने नगण्य मान लिया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि P के मान में केवल थोड़ा सा अंतर है, लेकिन P के मान में थोड़ा सा अंतर करने से आयतन के मान में बहुत अंतर हो जाता है। तो इसका मतलब V का मान कम हो गया। अब V का मान कम हो गया तो A बटा V जो है इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसको हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब V में काफी अधिक कमी हो जाएगी। तो फलत समीकरण 26 क्या आ जाएगी इस तरीके से, PV प्लस A बटा V बराबर PI VI। तो इस समीकरण से हम और भी ज्ञात कर सकते हैं, PV बराबर PI VI माइनस A अपॉन V। तो PI VI माइनस A अपॉन V। नेक्स्ट देखिए, अर्थात PV का मान आदर्श गैस के
PiVi के मान से कम हो जाएगा, अर्थात PV का मान PiVi से A/V कम हो जाएगा। यही कारण है कि अमेगट वक्र में शून्य वायुमंडलीय दाब पर गैसों का आचरण आदर्श होता है। हमने देखा था अमेगट कर्व में कि शून्य वायुमंडलीय दाब होता है तो गैसों का आचरण आदर्श होता है, और जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे PV का मान PiVi से नीचे की तरफ जाता है और फिर और बढ़ने पर ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाता है। तो जैसे V का मान कम होता है तो PV का मान PiVi से कम हो जाता रहता है, अमेगट वक्र आदर्श गैस से नीचे चला जाता है, और दाब को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो PV का मान इतना बढ़ जाता है कि उपेक्षणीय नहीं है। यही कारण है कि अमेगट ऊपर की ओर बढ़ता है, निम्नतम बिंदु पर पहुंचेगा मिनिमम पर, और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्च दाब पर। उच्च दाब पर हम किसी भी चीज को उपेक्षणीय नहीं कर सकते। अब देखिए, बहुत अधिक दाब पर V का मान कम हो जाएगा। अब PV जो A/V है टर्म, ये वाले जो टर्म है A/V, ये जो टर्म है A/V, क्योंकि दाब हमने बहुत बढ़ा दिया तो आयतन जो है उसका मान बहुत कम हो गया, तो ये टर्म मान लीजिए उसका मान एक ही हो गया तो उसका मान भी एक ही आएगा, तो इसका मतलब ये जो टर्म है इसको हम हटा सकते हैं। लेकिन PV का मान तो बड़ा होगा तो समीकरण आ जाएगी PV माइनस PV बराबर PiVi, PV माइनस PV बराबर PiVi, तो ये समीकरण हो जाएगा उच्च दाब पर। बहुत अधिक दाब पर V का मान कम हो जाएगा जबकि P का मान काफी अधिक हो जाएगा। उस स्थिति में समीकरण 26 में पद PV की तुलना में पद A/V का मान अत्यंत कम हो जाएगा, जिसे उपेक्षित किया जा सकता है। समीकरण का स्वरूप हो जाएगा PV माइनस PV बराबर PiVi, तो PV बराबर PiVi प्लस PV, अर्थात PV का मान आदर्श गैस PiVi के मान से अधिक हो जाएगा। यही कारण है कि अमेगट कर्व में उच्च दाब पर आदर्श गैस से ऊपर की तरफ निकलता है। तो अमेगट कर्व में सबसे पहले नीचे आता है, जैसे जैसे दाब बढ़ता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि तब क्या हो जाता है कि दोनों जुड़ जाते हैं। PV बराबर होता है PiVi प्लस PV को जोड़ देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि PV तथा A/V एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, अतः उच्च दाबों पर PV अधिक प्रभावी होता है और A/V नगण्य, जबकि निम्न दाबों पर PV नगण्य हो जाता है और A/V अधिक प्रभावी हो जाता है। तो मतलब दोनों एक दूसरे के, हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अतः ऐसा कोई मध्यवर्ती दाब होना चाहिए जिस पर दोनों एक दूसरे के बराबर होकर निरस्त हो जाएं और वास्तविक गैस एक आदर्श गैस बन जाए। और अमेगट वक्रों से स्पष्ट है कि जहां पर ये वक्र आदर्श गैसों के एक दूसरे को काटते हैं वहां पर ये आचरण क्या हो जाता है, आदर्श हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उच्च ताप पर। उच्च ताप पर गैसों का आयतन बहुत अधिक हो जाएगा तो A/V और PV दोनों ही पद को उपेक्षित किया जा सकता है, क्योंकि प्रेशर को तो हमने किया ही नहीं कुछ, केवल उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से नीचे वाले V का मान बढ़ जाएगा, V का मान बढ़ने से PV बराबर PiV है। तो यहाँ पर हम देखो यही कह रहे हैं कि अत्यंत कम दाब और उच्च ताप पर समस्त गैसें, वापस मैं बोल रहा हूँ, अत्यंत कम दाब और उच्च ताप पर समस्त गैसें आदर्श गैस व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर आगे हो जाएगा और गैसों का व्यवहार क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। यही कारण है कि ताप बढ़ने के साथ साथ वास्तविक गैसों के वक्र आदर्श गैसों के वक्र के नजदीक आने लगते हैं। उसके बाद है निम्न ताप पर। कम ताप पर गैसों का आयतन बहुत कम होता है। अब ये तो उच्च ताप था, अब हम निम्न ताप पर बात करते हैं। निम्न ताप पर गैसों का आयतन बहुत कम हो गया, तो आयतन बहुत कम हो गया तो उस कंडीशन में A/V और माइनस PV का मान भी बढ़ जाएगा और इसको उपेक्षित करना संभव नहीं होगा, और उस कंडीशन में भी गैसों का व्यवहार आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर तो बहुत कम दाब है उस कंडीशन में सभी प्रकार की गैसें आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती हैं, और एक अगर बहुत ज्यादा उच्च ताप है उस कंडीशन में सभी प्रकार की गैसें आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करती हैं। इसके अलावा दाब में परिवर्तन से भी और ताप में परिवर्तन से भी सभी गैसों के जो आदर्श व्यवहार से विचलन है उसमें परिवर्तन होता है, चाहे वो थोड़ा विचलन हो, थोड़ा परिवर्तन हो, चाहे वो अधिक परिवर्तन हो, लेकिन उसमें परिवर्तन आवश्यक रूप से होता है। नेक्स्ट हम एक यहाँ पर टॉपिक करते हैं, वो है बॉयल ताप या TB की गणना करना, किस तरीके से हम टेम्परेचर ऑफ बॉयल या बॉयल टेम्परेचर को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, स्थिरांकों की सहायता से ज्ञात होता है। वान डेर वाल्स स्थिरांकों की सहायता से किसी गैस के लिए बॉयल ताप को निम्न सूत्र की सहायता से परिकलित किया जा सकता है। तो TB बराबर A/BR, TB बराबर A/BR। अब R का मान यहाँ पर दिया होता है हमें, A का मान हमें दिया होता है, B का मान हमें दिया होता है, उसके आधार पर हम बॉयल टेम्परेचर TB की गणना कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखिए। CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए
यह मानते हुए बॉयल ताप की गणना कीजिए कि यह एक वान डेर वाल गैस है। तो अब आपको सबसे पहले तो वान डेर वाल गैस है तभी तो ए और बी का मान दे रखा है। अगर वहां पर वो वान डेर वाल गैस नहीं होती तो ए और बी की वैल्यू ही नहीं होती, क्योंकि वही तो वान डेर वाल स्थिरांक है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.59 लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर मोल -2, और बी की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है 0.0427 लीटर मोल इनवर्स। तो बॉयल ताप के लिए टीपी बराबर A/BR आ जाएगा। ए की वैल्यू है 3.59, बी की वैल्यू है 0.027 और आर की वैल्यू है 0.08206। तो टीपी की वैल्यू यहां पर काटेंगे तो आ जाएगी 1025 केल्विन। तो टीबी की वैल्यू यहां पर क्या आ गई 1025 केल्विन। इसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस के लिए भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। यदि ऑक्सीजन वान डेर वाल समीकरण का पालन करे तो उसके लिए बॉयल ताप की गणना कीजिए। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू इसी के टर्म में रखनी है 0.08206 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो उससे 519 केल्विन इसका मान आ जाएगा। एथेन गैस के लिए बॉयल ताप की गणना करनी है। ए और बी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू यहां पर उसी अनुपात में आएगी, उसी तरीके से आएगी केल्विन मोल इनवर्स वाले में, तो उसको भी हम यहां पर रख देंगे। तो अभी हमने बात की वान डेर वाल गैस इक्वेशन के बारे में, उसके अनुप्रयोग, उसके एप्लीकेशंस क्या है, अलग अलग प्रकार के दाब पर उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रांतिक घटनाएं कौन सी होती हैं, व्हाट इज द क्रिटिकल फिनोमेना। जब हम किसी गैस का ताप कम करते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, और दाब को बढ़ाने से गैस के अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। तो दो चीजें, अगर हमने ताप को कम कर दिया तो अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर कमी आ जाएगी। दूसरा, अगर हमने दाब को बढ़ा दिया तो उससे भी गैस के अणु क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और गैस का जो डेंसिटी होती है, गैस का जो घनत्व होता है, उसके मान में वृद्धि हो जाती है, तथा गैस के अणुओं के पास आ जाने से उनके मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है और गैसें द्रवित होने लगती हैं। इस प्रकार कम ताप और अधिक दाब पर, कम ताप और अधिक दाब पर गैसों का द्रवण किया जा सकता है। अगर ताप कम हो और प्रेशर ज्यादा हो तो गैसों का द्रवण किया जा सकता है। गैसों के द्रवण में दाब से अधिक महत्वपूर्ण ताप का प्रभाव होता है। तो यहां पर एक चीज आपको आवश्यक रूप से याद रखनी है कि दाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ताप है। आप दाब जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, लेकिन अगर वो गैस क्रांतिक ताप से ज्यादा टेम्परेचर पर है तो आप उसको किसी भी कंडीशन में द्रवित नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके अणुओं की काइनेटिक एनर्जी का मान ज्यादा होगा, और जब उसके अणुओं की काइनेटिक एनर्जी का मान ज्यादा होगा तो उसके अणु पास पास नहीं आएंगे, और जब उसके अणु पास पास नहीं आएंगे तो हम उसको किसी भी परिस्थिति में द्रवित नहीं कर सकते, लिक्विड स्टेट में नहीं बदल सकते। देखिए नेक्स्ट क्या है, गैसों के द्रवण में दाब से अधिक ताप का प्रभाव होता है। वायुमंडलीय दाब पर प्रत्येक गैस को द्रवित किया जा सकता है, किंतु वायुमंडलीय ताप पर सभी गैसों को द्रवित करना संभव नहीं होता। अर्थात वायुमंडलीय दाब हो, अर्थात एक एटमॉस्फेयर हो तो उस पर तो सभी गैसों को द्रवित किया जा सकता है, लेकिन वायुमंडलीय ताप अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर या 28 डिग्री सेल्सियस पर इन गैसों को द्रवित करना संभव नहीं है। सारी की सारी गैसों को द्रवित नहीं किया जा सकता, लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है कुछ गैसें ऐसी हैं जो लिक्विफाइड हो सकती हैं, तो इसको हम क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक घटनाएं वगैरह कहते हैं। किस तरीके से होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए प्रत्येक गैस के लिए, देखिए सबसे पहले हम क्रांतिक ताप के बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक गैस के लिए ताप की एक अधिकतम सीमा होती है, जिससे अधिक ताप होने पर किसी गैस का दाब चाहे कितना ही अधिक बढ़ाया जाए उसका द्रवण नहीं हो पाता। प्रत्येक गैस के लिए ताप की एक अधिकतम सीमा होती है, मतलब जो टेम्परेचर है उसकी एक हम ये कहते हैं मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम सीमा होती है, जिससे और ज्यादा टेम्परेचर करने पर किसी गैस का दाब चाहे हम जितना भी बढ़ा लें उसका द्रवण या लिक्विफिकेशन नहीं कर सकते। गैसों के ताप के इस मान को क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अर्थात किसी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे अधिक टेम्परेचर होने पर
दाब की मात्रा को कितना भी बढ़ाकर हम उस गैस को द्रव अवस्था में नहीं बदल सकते। और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है TC से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस क्रांतिक ताप पर किसी गैस का वह निम्नतम दाब जिस पर गैस द्रवित हो सके क्रांतिक प्रेशर कहलाता है। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उस पर किसी गैस का वह न्यूनतम दाब जिस पर गैस द्रवित हो सकती है उसे हम क्रांतिक दाब कहते हैं। तो उस दाब को हम क्या करेंगे, PC से प्रदर्शित करेंगे, क्रिटिकल प्रेशर। उसके बाद में किसी गैस के क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर उस गैस के 1 मोल का आयतन क्या होगा, उसे हम क्रांतिक आयतन कहेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं VC से। तो इसका मतलब 3 प्रकार की चीजें यहां पर आ गई, TC जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, PC जिसको हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं, और VC जिसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम या क्रिटिकल आयतन कहते हैं। तो ये तीनों TC, PC और VC क्रांतिक स्थिरांक कहलाते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट कहलाते हैं। क्रांतिक ताप और दाब पर जब किसी गैस का द्रवण होता है, मतलब क्रांतिक टेम्परेचर हो और क्रांतिक प्रेशर हो, जब हम किसी भी गैस का द्रवण करेंगे तो द्रव और गैस के मध्य एक सीमा रेखा खत्म हो जाएगी। मतलब जब हम उसका द्रवण करेंगे तो द्रव और गैस के मध्य एक सीमा रेखा नहीं रहेगी, दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे और हमको ये नहीं पता चलेगा कि द्रव कहां से स्टार्ट हो रहा है और गैस कहां खत्म हो रही है, और गैस कहां से स्टार्ट हो रही है और द्रव कहां खत्म हो रहा है। ठीक है, और यह कहना कठिन हो जाएगा कि गैस अवस्था कहां समाप्त हो रही है और द्रव अवस्था कहां प्रारंभ हो रही है। इस अवस्था को हम क्रांतिक अवस्था कहते हैं। अर्थात क्रांतिक टेम्परेचर और क्रांतिक प्रेशर पर जो हमें अवस्था प्राप्त होती है जिस पर गैस और द्रव दोनों को अलग अलग करना मुश्किल होता है, दोनों को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल स्टेट। तो 4 चीजें होगी यहाँ पर। सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिससे और अधिक टेम्परेचर पर हम किसी भी गैस को द्रवित नहीं कर सकते, प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा लें। क्रिटिकल प्रेशर वह टेम्परेचर, न्यूनतम दाब है जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर होता है। क्रिटिकल वॉल्यूम उस टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम या आयतन है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। और उसके बाद में क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं सारी के सारी, और इस सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक घटनाएं या क्रिटिकल फिनोमेना कहते हैं। सबसे पहले सेंट एंड्रयूज ने 1869 में इनका अध्ययन किया और कार्बनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी निश्चित मात्रा पर दाब के प्रभाव के लिए इसका अध्ययन किया, और इसके लिए एंड्रयूज उपकरण को काम में लिया। ये उपकरण क्या होता है उसको पढ़ के उसके उपकरण को देखेंगे हम। देखिए, इसमें एक कैपिलरी ट्यूब होती है जो दोनों ओर से खुली होगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, जिससे उसके अंदर की वायु विस्थापित होकर उसके स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। फिर इसको सील कर देते हैं, फिर नीचे वाले सिरे को पारे के टब में खोल देते हैं, अर्थात पारा हो जिससे उस गैस के दाब तक पारा चढ़ जाता है, मतलब जो उसका दाब होगा उतना वहां पर पारा चढ़ जाएगा। ऐसी ही एक नई केश नली B को तैयार करते हैं जिसमें वायु भरी होती है और ये मैनोमीटर का काम करती है। इन दोनों नलियों को चित्र के अनुसार एडजस्ट करके एक तांबे के बर्तन में फिट कर देते हैं जिसमें जल भरा रहता है और इसके नीचे दोनों और स्क्रू S1 और S2 लगे रहते हैं जिसको घुमाकर गैस के दाब को बढ़ाया जा सकता है। नली A का ऊपरी भाग एक गर्म बात से घिरा रहता है जहां CO2 के ताप को परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम वहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह वहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास में एंड्रयूज उपकरण है। इस एंड्रयूज उपकरण को हम यहाँ पर देखते हैं। एंड्रयूज उपकरण क्या होता है? एंड्रयूज उपकरण में 2 स्क्रू लगे हुए हैं, सबसे पहले S1 और S2। उसके बाद में यहाँ पर ये एक कैपिलरी ट्यूब है, ये भी एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। अब इस कैपिलरी ट्यूब को एक तरफ से सील करके और दूसरी तरफ से पारे के भरे हुए बर्तन में रख देते हैं। पारा इसके अंदर HG, ठीक है। ये देखो, पारे से ये यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया, कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर डाल दिया पारे से भरे हुए बर्तन में। तो अब ये वहां तक चढ़ जाएगी, पारा वहां तक चढ़ जाएगा जहां तक इसका दाब होगा, और यहाँ पर वायु भरी होती है, ये मैनोमीटर की तरह काम करेगी, दोनों एक दूसरे से मिली हुई रहेंगी। बाकी में H2 होता है, यहाँ से गर्म जल को प्रवाहित करते हैं जिससे कि इसका टेम्परेचर स्थिर रहे। ऊपर की तरफ थर्मोमीटर लगा रहता है, इसमें बाकी जगह पर यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ तक चली जाएगी, वहां तक जाएगी और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं प्रेशर भी, थर्मोमीटर से हम ज्ञात कर सकते हैं टेम्परेचर भी, आयतन हमें पता ही होता है। और इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक प्रकार की घटनाएं कहते हैं, क्रिटिकल प्रकार के फिनोमिना कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रांतिक स्थिरांकों को ज्ञात करना।
क्रांतिक स्थिरांकों के निर्धारण की प्रायोगिक विधि किस प्रकार से होती है। इसमें कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, टॉर्क का उपकरण भी इसमें यूज किया जाता है, कई प्रकार के थर्मोस्टेट वगैरह का इसमें यूज किया जाता है, थर्मोस्टेट वगैरह, थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं। देखिए प्रयोगशाला में द्रव पदार्थों के क्रांतिक स्थिरांक का निर्धारण करने के लिए कानर डी लातूर के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, टॉर जो होता है उसके उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत, यह प्रयोग इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब गैस द्रवीकरण की अवस्था में होती है तो उस समय उसकी वाष्प व घनत्व का द्रव समान हो जाता है, मतलब वाष्प और द्रव का जो घनत्व होता है वो समान हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई गैस द्रवीकरण कर रही है अर्थात वो लिक्विफिकेशन के फेज में जा रही है तो उस कंडीशन में उसके लिक्विड फेज और उसकी गैस फेज का जो डेंसिटी है दोनों बराबर हो जाएगी। इसलिए गैस और द्रव अवस्था परस्पर इतनी अधिक एक दूसरे के साथ मिल जाएगी कि इन्हें हम अलग अलग कर ही नहीं सकते। तो ये इसका सिद्धांत है, ठीक है। इसका सिद्धांत जो है टूर जो टॉर जो हमारे पास मेथड है उसका सिद्धांत ये है कि जब कोई गैस द्रवित अवस्था में जा रही है अर्थात जब कोई गैस लिक्विफाइड हो रही है तब लिक्विड का और गैस का जो डेंसिटी है वो इतनी एक दूसरे के एकदम बराबर हो जाती है। जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई तो हम ना तो गैस अवस्था का पता लगा पाएंगे क्योंकि उसकी डेंसिटी भी जो द्रव जैसी है और ना ही द्रव अवस्था का पता लगा पाएंगे क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, गैस जैसी। अब देखिए उपकरण में यू आकार की एक नली होती है, इस प्रकार से आपके सामने एक नली है जिसके एक सिरे पर बल्ब लगा होता है, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया हमने, ठीक है, जिसमें द्रव पदार्थ को भरा जाता है। यहाँ पर हम उस द्रव पदार्थ को भर देंगे। इसके बाद यू नली में पारा भर दिया जाता है। देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक पारा भर दिया। पारे के ऊपर वायु होती है, यहाँ पर देखिए आगे वायु आ गई। इसके सिरे को सील करके बंद कर दिया जाता है, ऊपर से हमने सील कर दिया, दोनों तरफ से बंद कर दिया। नली का यह सिरा अब ये मैनोमीटर की तरह काम करेगा। नली के बल्ब वाले सिरे को, अब ये जो बल्ब वाला सिरा है इसको गर्म जल के अंदर रखते हैं जिससे कि थर्मोस्टेट बना रहे अर्थात टेम्परेचर जो है वो इसका बराबर रहे। ताप स्थायी या ताप जो थर्मोस्टेट है उसके ऊपर इसका यूज किया जाता है जिसमें गर्म द्रव प्रवाहित होता रहता है। अब इसको देखिए आगे, उच्च ताप पाकर जो बल्ब का द्रव होता है, उच्च ताप पाकर जो बल्ब का जो द्रव है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब बल्ब में उपस्थित द्रव और वाष्प को अलग अलग पहचान नहीं सकते, क्योंकि बल्ब को हम आसानी से देख सकते हैं। जब तक उसके अंदर हमें द्रव दिखाई देगा तब तक हम उसको गर्म करते जाएंगे और एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पर हम द्रव और वाष्प को अलग अलग पहचान नहीं कर सकते। इसी टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी कहते हैं और इसे हम थर्मोमीटर से नोट कर लेते हैं। और इसी समय जो हमारा मैनोमीटर है उस मैनोमीटर पर क्रांतिक दाब पीसी को नोट कर लेते हैं। अब गैस को करते हैं ठंडा। जब धुंध के साथ द्रव और गैस दो अलग अलग सतह पृथक होने लगे तो उस समय भी ताप और दाब को नोट कर लेते हैं। दोनों पाठ्यांकों के मध्य मान को सही क्रांतिक ताप और सही क्रांतिक दाब मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्या, देखो सबसे पहले क्रांतिक ताप इधर है और क्रांतिक दाब जो क्रांतिक घनत्व जो यहाँ पर है, इस तरीके से इसको मिलाएंगे, क्रांतिक घनत्व आ जाएगा, ये मध्यमान प्रकार का घनत्व आ जाएगा, इन दोनों के बीच का है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पर संतृप्त वाष्प का घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व इस तरीके से बढ़ गया, इस टेम्परेचर पर इतना और यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर किसका आ जाएगा, द्रव का घनत्व बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका घनत्व जो होता है कम होता है, द्रव का ज्यादा होता है, इस वजह से हमने इसको यहाँ से यूं बढ़ाया और इसको यहाँ से यूं बढ़ाया, ठीक है। तो एक जो द्रव का घनत्व है वो तो कम हो रहा है और जो गैस है उसका घनत्व बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट आएगा सी। वहां पर जब हम उसको नीचे मिलाएंगे तो वो एक क्रांतिक घनत्व आ जाएगा और इस पर जो टेम्परेचर होगा उसको टीसी कहेंगे, ठीक है। इस पर जो टेम्परेचर आएगा, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था, इसको यहाँ नीचे मिलाना चाहिए था, ये डॉट इधर होगा, तो थोड़ा सा इसी वजह से ये टेढ़ा सा मध्यमान प्रकार का घनत्व होता है, मतलब इन दोनों के बीच का औसत या एवरेज प्रकार का जो डेंसिटी है, इसके ऊपर जो टेम्परेचर आया उसको हम टीसी मान लेते हैं। इसका जो प्रेशर है उसको तो हम ऑलरेडी ज्ञात कर ही चुके हैं, और दूसरा इसके साथ क्या होता है, डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से इसको ज्ञात कर देते हैं। अब देखिए सही क्रांतिक आयतन ज्ञात करना थोड़ा कठिन कार्य है, तो यहाँ से टीसी और पीसी दोनों को हम ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से हम वीसी को कैसे ज्ञात करें उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ताप और दाब के थोड़े से परिवर्तन से आयतन बहुत अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो आयतन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। क्रांतिक आयतन ज्ञात करने के लिए अमेगट की औसत घनत्व विधि काम में ली जाती है। इसमें विभिन्न तापों पर गैसीय तथा द्रव अवस्था में पदार्थों का घनत्व ज्ञात करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर गैस अवस्था में और जो वाष्प अवस्था है उसमें, गैस और द्रव अवस्था दोनों में पदार्थ का घनत्व ज्ञात करके एक ग्राफ खींच लेते हैं,
जिसमें दोनों वक्र परस्पर अपने अपने उच्चतम बिंदु C पर जाकर मिलते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों वक्र मिलते हैं वह शिखर बिंदु क्रांतिक ताप होता है, इस तरीके से दे रखा है, और उसके संगत घनत्व क्रांतिक घनत्व होता है। घनत्व हमने ज्ञात कर दिया। अब इस घनत्व की सहायता से हम आयतन को भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो किंतु वक्र का शिखर तीक्ष्ण नहीं होता, वरन चपटा होता है, अतः बिंदु C की सही स्थिति का पता लगाना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए सरल रेखीय व्यास के नियम का प्रयोग करते हैं, लॉ ऑफ रेक्टेंगुलर डायमीटर का प्रयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार यदि वाष्प और द्रव के घनत्व के मध्य मानों को ताप के विरुद्ध आलेखित किया जाए, ताप के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यह सरल रेखा वक्र AB को बिंदु C पर काटती है। बस इसी बिंदु के संगत ताप और घनत्व के मान क्रांतिक ताप और क्रांतिक घनत्व के मान होते हैं। क्रांतिक घनत्व के मान का गैस के अणुभार में भाग देने पर क्रांतिक आयतन प्राप्त हो जाता है। मतलब जो हमें वहां से क्रांतिक घनत्व प्राप्त हुआ है, ये उसका अणुभार में भाग देकर VC को हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो इसको एक बार वापस देख लीजिए, यहाँ से ज्ञात, यहाँ सरल रेखीय व्यास का नियम, नीचे हम इसको मिला देंगे, जहां पर ये मिलेगा वो हमारे लिए DC होगा, मतलब क्रिटिकल डेंसिटी होगी। और क्रिटिकल डेंसिटी में, अब क्रिटिकल डेंसिटी से VC को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो VC को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अणुभार बटा क्रिटिकल डेंसिटी, और उस गैस का और द्रव का तो अणुभार एक ही होगा। मान लीजिए हम H2O के लिए बात कर रहे हैं तो H2O का 18 ही होगा, चाहे वो गैस अवस्था में हो और चाहे वो द्रव अवस्था में हो। तो 18 और इस DC मतलब जो घनत्व है जिसको हमने इस तरीके से ज्ञात किया है, इन दोनों का भाग देने से हम उसके क्रांतिक आयतन की गणना कर सकते हैं। क्रांतिक आयतन का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके क्रांतिक आयतन का मान सरल रेखीय व्यास के नियम के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सरल रेखीय व्यास के नियम से हम इसको ज्ञात करेंगे। उसके बाद में देखिए अलग अलग प्रकार के इसके अंदर ग्राफ हैं, कौन कौन से ग्राफ कहाँ पर किस प्रकार से होंगे उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, उन सब चीज़ों के बारे में एक बार वापस हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, चीज़ों को किस तरीके से हमने पढ़ी है और किस तरीके से ये जो है इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले वान डेर वाल्स समीकरण का प्रयोग करते हुए प्रेशर की गणना की है। आदर्श गैस के लिए भी, वान डेर वाल्स गैस के लिए भी एक हमने न्यूमेरिकल किया। उसके बाद में आदर्श समीकरण का उपयोग आदर्श आचरण से विचलन की व्याख्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से ये समीकरण होती है। तो कई प्रकार की परिस्थितियों में हम आदर्श विचलन की व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ से किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं। सबसे पहले जब दाब बहुत कम होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अत्यंत कम दाब पर तो गैस का व्यवहार आदर्श व्यवहार हो जाएगा, PV बराबर PI/VI। कम दाब पर गैस के अंदर A-V की कमी हो जाएगी, मतलब आदर्श गैस के व्यवहार से A-V की कमी हो जाएगी, अर्थात विचलन प्रदर्शित किया जाएगा। उच्च दाब पर भी PV की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर भी विचलन प्रदर्शित किया जाएगा। और उच्च ताप पर PV बराबर PI/VI हो जाएगा, अर्थात आदर्श गैस और सामान्य गैस या वान डेर वाल्स गैस जो है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार ही करने लग जाएगी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमने बात की है कि एक हमने यहाँ पर आपका ये असमान्य आचरण रहेगा, इस चीज को हम करते हैं। निम्न ताप पर, कम ताप पर गैसों का आयतन बहुत कम होता है और A/V का मान बढ़ जाता है। तो ये भी अब यहाँ पर हमने एक चीज क्लियर कर ली कि दाब को बहुत कम रखने और टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाने पर ही गैसें आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, इसके अलावा आदर्श व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम के असामान्य व्यवहार के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम आदि निम्न अणुभार वाले गैसें हैं जिनका अणुभार बहुत कम है। गैसों का आचरण अन्य गैसों से अलग होता है और इनके अमेगेट वक्र सदैव ही आदर्श गैस वक्र के ऊपर रहते हैं, हमने देखा भी था इसको। इसका कारण यह है कि इनके अणुओं का आकार बहुत छोटा होने के कारण इनके मध्य परस्पर आकर्षण बल बहुत कम रहता है। फलस्वरूप PV की तुलना में A/V का मान सदैव ही उपेक्षणीय रहता है, मतलब इनके बीच में आकर्षण बल जो होगा वो बहुत कम होगा। तो PV की तुलना में A/V मतलब आयतन इसका बहुत ज्यादा होगा, तो आयतन बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब A/V हमेशा ही उपेक्षणीय रहेगा। और वान डेर वाल्स समीकरण क्या हो जाएगी, PV बराबर PI/VI प्लस PV, अर्थात इसका जो वक्र है वो PV से ऊपर की तरफ ही जाएगा, PV उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अतः PV का मान आदर्श गैस के PI/VI से सदैव ही अधिक होता है, अतः वक्र आदर्श गैस वक्र के ऊपर रहता है। इस प्रकार हम वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से समस्त गैसों के वास्तविक व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। तो वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से इनकी हम व्याख्या यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज हमने बात की अलग अलग प्रकार की वान डेर वाल्स जो समीकरण है उसकी सहायता से अलग अलग प्रकार की स्थितियों में हम उसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में बॉयल टेम्परेचर की हमने गणना की और उसके बाद में कुछ क्रिटिकल फिनोमिना के बारे में हमने बात की है। क्रिटिकल फिनोमिना
टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, इनको क्रिटिकल अवस्थाएं कहा जाता है। इसकी प्रायोगिक विधि टॉर्क का सिद्धांत है और टॉर्क के सिद्धांत के आधार पर हम इस तरीके से ग्राफ खींचते हैं और उस ग्राफ की सहायता से हम जो हमारा जो VC है जो उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। इससे हम अपॉन DC का मान इससे ज्ञात हो जाएगा और VC का मान इस फॉर्मूले से ज्ञात हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो मैटर है जो आगे की वीडियो में करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप इसे देखते रहें। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।